वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लेके आए हैं उत्तराखंड की करंट अफेयर, और ये है उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के बीच की करंट अफेयर पर आधारित प्रश्न। तो ये जो आज का वीडियो है वो उत्तराखंड सितंबर माह के करंट अफेयर पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इससे पहले भी इसी तरह का वीडियो हमने इसमें अपलोड किया था, जिसमें लगभग अ, कुछ क्वेश्चंस पहले भी टेस्ट पेपर के फॉर्म में दिए गए थे सितंबर माह के। और अब जो है कुछ क्वेश्चंस और अपलोड किए जा रहे हैं जो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की उत्तराखंड की जो करंट अफेयर या जो कुछ डेवलपमेंट हुए हैं उत्तराखंड में उस पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटियानी उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदत्त शैलेश मटियानी पुरस्कार संबंधित नहीं है। तो किस से संबंधित नहीं है? माध्यमिक शिक्षकों से, तो ये तो माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित हैं। प्राथमिक शिक्षकों से, प्राथमिक शिक्षकों से भी संबंधित है। और इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षकों से भी ये संबंधित हैं। अब संबंधित किससे नहीं है, वो है इसका आंसर, वो है आपका खेल प्रशिक्षकों से संबंधित नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको शैलेश मटियानी पुरस्कार के बारे में बताता हूँ। ये प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय शिक्षकों को प्रदत्त पुरस्कार है। और ये पुरस्कार आपका कहलाते हैं शैलेश मटियानी पुरस्कार। 5 सितंबर आप जानते ही हैं, 5 सितंबर जो होती है वो होती है शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। वो जन्म तिथि होती है किनकी? वो जन्म तिथि होती है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके जन्म दिवस को ही भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसी दिन ये शैलेश मटियानी पुरस्कार प्रदान उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जाते हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षकों को भी दिए जाते हैं, प्राथमिक शिक्षकों को भी दिए जाते हैं और शिक्षक प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं। लेकिन खेल प्रशिक्षकों के लिए ये पुरस्कार नहीं है, उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। और वर्ष 2024 में यानी इस वर्ष कुल 19 शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये आपका ध्यान रखेंगे। और इसके साथ में एक घोषणा और हुई है। अभी तक इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि थी वो 10,000 थी, और अब इसकी पुरस्कार राशि बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। तो ये शैलेश मटियानी पुरस्कार है। और शैलेश मटियानी पुरस्कार एक उत्तराखंड राज्य के जो साहित्यकार थे प्रसिद्ध शैलेश मटियानी, उनके नाम पर ये दिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है। कौन सी रचना शैलेश मटियानी द्वारा लिखित है? तो कबूतर खाना, चिट्ठी सैन, हौलदार, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी ही सही है। आप जानते हैं बोरीवली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, हौलदार, चिट्ठी सैन, राष्ट्रीयता की चुनौतियां, ये सब रचनाएं शैलेश मटियानी की हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो गया वो शैलेश मटियानी की लिखित पुस्तक में उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। शैलेश मटियानी जिनके नाम पर राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। और शैक्षिक पुरस्कार जो दिए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा वो इन्हीं के नाम पर दिए जाते हैं, और इनका मूल नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस वर्ष शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों की शुरुआत की गई? तो राज्य शैक्षिक पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2009 में। 2009 में ये पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा
12 शहरों में औद्योगिक स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई। इन शहरों में उत्तराखंड से चयनित शहर हैं। तो उत्तराखंड से चयनित कौन सा शहर है? अभी हाल में ही केंद्र सरकार ने 12 शहरों को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। उसमें एक शहर उत्तराखंड का भी है, वो है खुरपिया फार्म। खुरपिया फार्म आपका किच्छा में है, और किच्छा जनपद ऊधम सिंह नगर का एक छोटा सा कस्बा है। तो ये जो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हैं उनमें एक है खुरपिया फार्म किच्छा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम कार्यक्रम में उत्तराखंड को ईज और डूइंग कार्यक्रम के तहत किस श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो जो हाल ही में उद्योग समागम कार्यक्रम हुआ है उसमें उत्तराखंड को मिला है टॉप अचीवर श्रेणी में अवार्ड, और ये मिला है ईज ऑफ डूइंग में। ईज ऑफ डूइंग का तात्पर्य होता है कि जो प्रदेश में उद्योग स्थापना की जा रही है उसमें उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सरलीकरण की प्रक्रिया रहे उनके लिए, तो इसी को ईज ऑफ डूइंग कहते हैं। और इसमें उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, यानी कि जिस भी उद्योगपति को उद्योग स्थापना के लिए जो भी लाइसेंस या जो भी आपका अनुमति लेनी है वो एक ही विंडो के तहत मिल जाएगी। तो इसी को कहते हैं ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम, और उत्तराखंड को इस वर्ष मिला है टॉप अचीवर श्रेणी में पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में उत्तराखंड भूस्खलन शमन व प्रबंधन केंद्र यानी ULMMC उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, ये पहली बात तो ये कहाँ पर है? तो ये देहरादून में। और दूसरा आपका है कि किस शहर के भूगर्भीय जांच की घोषणा की है? तो वो आपका भूगर्भीय जांच की जो घोषणा की है वो आपका सामान्यतः हम समझेंगे कि जोशीमठ, लेकिन जोशीमठ नहीं है सही। सही आंसर है नैनीताल। तो नैनीताल की जो भूगर्भीय जांच की घोषणा इस ULMMC ने की है। नेक्स्ट है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इस संहिता में 4 भाग और 392 धाराएं हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जो UCC जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड, और उत्तराखंड की है तो इसलिए UUCC भी कहा जा रहा है। तो इस संहिता में 4 भाग हैं और 392 धाराएं हैं। इसके अलावा 7 अनुसूचियां भी हैं, अगर आप उनको भी जोड़ना चाहो। इसमें जो संहिता का भाग 1 है वो विवाह व विवाह विच्छेद से संबंधित है, यानी आपका जो है भाग 1 एक से लेकर एक धारा से लेकर एक धारा से लेकर यानी धारा या अनुच्छेद कह सकते हैं 48 तक है। तो ये इस संहिता की धारा की बात हो रही है, संविधान की धारा की बात नहीं हो रही, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। तो संहिता का भाग 1 जो है विवाह और विवाह विच्छेद से संबंधित है। यह उत्तराखंड राज्य के सभी निवासियों पर लागू होता है। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। इनमें से कौन सा गलत है ये आपको छांटना है, और ये है आपका गे। गे में क्या है? इसमें लिख रखा है उत्तराखंड राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा। ऐसा नहीं है, ये उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू नहीं होगा। जो ST समुदाय है उस पर ये लागू नहीं होगा। तो ST समुदाय पर लागू नहीं होगा, तो इसीलिए दिए गए जो ये स्टेटमेंट है इनमें से ग स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है 9वां। 9वां में लिख रखा है इनमें से किस तिथि को हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस 9 सितंबर को उत्तराखंड में मनाया जाता है। भारत में भी मनाया जाता होगा, लेकिन मुख्यतः उत्तराखंड में मनाया जाता है। और इसके जो इस प्रणेता हैं वो आपका हेस्को के चेयरमैन अनिल प्रकाश जोशी हैं, जिन्होंने GEP का कंसेप्ट दिया है, ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। और अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड सरकार ने इसे स्वीकार भी किया है। तो अनिल प्रकाश जोशी इस हिमालय दिवस के प्रणेता हैं, और 9 सितंबर को इन्होंने हिमालय दिवस मनाने का आह्वान किया था। इस वर्ष मुख्यमंत्री महोदय ने भी यू कास्ट में इस समारोह को यू कास्ट ने इस समारोह को आयोजित किया था, और वहाँ पर मुख्यमंत्री
महोदय द्वारा अपनी उपस्थिति दी गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष भूमि सुधारों पर गोविंद बल्लभ पंत द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पंत प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई? तो इसका सही आंसर है 1931। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया करंट अफेयर में, इतिहास का प्रश्न। भाई इसी वर्ष इसी माह में 10 सितंबर को पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का क्या होता है, जन्म दिवस होता है। आप जानते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो आपका 10 सितंबर 1887 में उनका जन्म हुआ था और 7 मार्च 1961 को वो स्वर्ग सिधार गए थे। और वो एकमात्र उत्तराखंड के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है 1957 में। तो बहुत सारे क्वेश्चन इन पे होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये वाला लिया गया है कि पंत प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो पंत प्रतिवेदन 1931 में प्रस्तुत किया गया। ये किससे संबंधित था? भूमि सुधारों से। इसके बाद आपने देखा होगा जब पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने आज़ाद होने के बाद, आज़ादी के बाद, तो उन्होंने भूमि सुधार कानून भी बड़े अच्छे तरीके से राज्य में लागू किया था। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड के संदर्भ में सारा, ये SARRA, सारा का संबंध इनमें से किससे है? तो पहले सारा की फुल फॉर्म कर लेंगे, स्प्रिंग एंड रिवर। SAR हो गया स्प्रिंग एंड रिवर, रीजुविनेट, आर से फिर रीजुविनेट हो गया, ए से फिर हो गया अथॉरिटी। तो एस से हो गया स्प्रिंग एंड रिवर रीजुविनेट अथॉरिटी, रीजुविनेट अथॉरिटी। ये आपका जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है नदियों और झरनों से। इसके बाद तो ये आपका फुल फॉर्म से इसका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है मजियाली का सूर्य मंदिर निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? मजियाली का सूर्य मंदिर निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उत्तरकाशी में। अब बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं जिनमें से एक ये मजियाली का सूर्य मंदिर भी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी में। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये यहाँ पर क्यों पूछा जा रहा है? तो इस समय में सितंबर में यहाँ के स्थानीय नागरिकों द्वारा इस सूर्य मंदिर के जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार की मांग की गई थी, इसीलिए ये चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है NCAP जो वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पंचवर्षीय कार्यक्रम है में उत्तराखंड से चयनित शहरों की संख्या क्या है? तो उत्तराखंड के चयनित शहर हैं 3। अब ये 3 चयनित शहर कौन से हैं? ये हैं एक तो आपका देहरादून, और फिर देहरादून के बगल में है ऋषिकेश, और एक है कुमाऊं मंडल का शहर, वो है आपका काशीपुर। तो इस तरह से 3 शहर आपका चुने गए हैं। तो एक तो देहरादून, दूसरा ऋषिकेश, और तीसरा आपका जो है हो जाएगा काशीपुर। तो ये पहले ये भी समझ लेना जरूरी है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये 2019 में शुरू किया गया था और 2025 तक ये बढ़ा दिया गया। 5 वर्ष का था जो जिसे 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये कुछ शहरों में जो वायु की क्वालिटी है बहुत खराब होती जा रही है, वायु प्रदूषित हो रही जा रही है, वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए ये पंचवर्षीय कार्यक्रम है। इसमें कुल वैसे 131 या 130 शहर कहीं कहीं लिख रखा है। तो उत्तराखंड के 3 शहर हैं, एक देहरादून, एक हमारा ऋषिकेश, और एक आपका हो जाएगा काशीपुर। तो ये 3 शहरों को उत्तराखंड में चयनित किया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन या स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। तो इसमें इस बार की थीम भी है अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें। 2024 की थीम है अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें, और ये 2019 से मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसे घोषित किया था। ये तारीख है 7 सितंबर, नेशनल क्लीन एनर्जी क्लीन एयर डे, इंटरनेशनल क्लीन एयर डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है? 7 सितंबर को। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हो रहे हैं? उत्तराखंड में आयोजित होना प्रस्तावित है। और कुल कितने शहरों में होंगे? ये 7 शहरों में होंगे, ऐसा अभी घोषणा की गई है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने ग्रामों को संस्कृत ग्राम बनाने की घोषणा
की गई है। तो संस्कृत ग्राम बनाने की घोषणा की गई है 13 ग्रामों को। तो हर जिले से एक ग्राम जो है वो संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा। इससे पहले आप जानते ही हैं 2 गांव हैं। एक तो आपका चमोली में है। चमोली में जो गांव है उसका नाम है किमोठा। किमोठा। और इसी तरह से अल्मोड़ा में एक गांव है जिसे कहते हैं भंतोला। तो ये संस्कृत गांव घोषित पहले किए जा चुके हैं। अब फिर से एक बार घोषणा हुई है कि हर जनपद में से एक गांव चयन किया जाएगा जिसको संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा। और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक होंगे उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान कराया जाएगा। व्यवहारिक यानी कि बोलचाल की भाषा के लिए इन्हें बनाया जाएगा। अगला है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के कुल कितने ग्रामों को पर्यटन ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। तो ये संख्या है 4। उत्तराखंड में 4 जो पर्यटन ग्राम हैं वो आपका सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयनित किए गए। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन इन जो ग्राम थे इनको सम्मान दिया गया, इनको सम्मानित किया गया। तो इस ये कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगले प्रश्न में। ये है जखोल। जखोल आपका कहाँ पर होता है? जखोल उत्तरकाशी का गांव है और साहसिक पर्यटन के लिए चुना गया है। हर्षिल ये भी उत्तरकाशी का गांव है, वाइब्रेंट विलेज के रूप में चुना गया है, वाइब्रेंट विलेज के रूप में। और सूपी ये बागेश्वर जिले का गांव है, कृषि पर्यटन के लिए चुना गया है। गुंजी पिथौरागढ़ का गांव है, कृषि पर्यटन के लिए नहीं चुना गया बल्कि ये वाइब्रेंट विलेज के लिए चुना गया। तो वाइब्रेंट विलेज एक योजना है जिसके तहत जो चीन के बॉर्डर पर हमारे जनपद हैं उनको चयनित किया गया है। वो अगले प्रश्न में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका जो है क्या नाम कहते हैं चयनित वर्ग है। तो ये प्रश्न है कि कौन सा युग्म चयनित पर्यटन ग्राम और चयनित वर्ग के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो गुंजी ये कृषि पर्यटन के लिए सुमेलित नहीं है बल्कि वाइब्रेंट विलेज के रूप में चुना गया है। इसीलिए ये वाला जो है गे ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा उत्तराखंड का जनपद वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो चीन के बॉर्डर पर जो जनपद है हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो चंपावत जो है वो आपका इसमें शामिल नहीं है वाइब्रेंट विलेज योजना में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तिथि को उत्तराखंड में युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को उत्तराखंड में युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह है 16 सितंबर। 16 सितंबर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन होता है। इसीलिए इसे युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनमें में से किस जनपद में प्रसिद्ध सैलकू उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये सैलकू उत्सव आयोजित किया जाता है उत्तरकाशी जनपद में। और उत्तरकाशी जनपद के उपला तखनौर घाटी में मनाया जाने वाला उत्सव है। और ये प्रारंभ होता है मुखुआ से। मुखुआ गांव आप जानते ही हैं माँ गंगोत्री का शीतकालीन आवास है। तो वहां से ये कार्यक्रम शुरू होता है सैलकू उत्सव। सैलकू उत्सव का मतलब होता है कौन सोएगा रात भर। तो इसमें आपका इस उत्सव में भैला खेला जाता है, धीध्यान को आमंत्रित किया जाता है। इस तरह से ही होता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड समान नागरिकता विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई। तो यानी किस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी। तो राष्ट्रपति महोदय को मंजूरी दी गई थी 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई थी यूसीसी को। ये सामान्यतः उत्तराखंड या कोई भी राज्य सरकार अगर कोई विधेयक पारित करती है तो राज्यपाल के पास जाता है, लेकिन राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा से ये पारित हुआ था 7 फरवरी को। 7 फरवरी को। और उसके बाद आपका ये कहाँ गया, राज्यपाल महोदय के पास गया। राज्यपाल ने इन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया और राष्ट्रपति महोदय द्वारा 11 मार्च 2024 को इसे स्वीकृति या अनुमति या हस्ताक्षरित कर दिया गया उनके द्वारा। इसे लागू करने की घोषणा है कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसे लागू कर दिया जाएगा। अगर ये यूसीसी उत्तराखंड में लागू होती है तो उत्तराखंड स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला राज्य होगा जो यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित महिला सारथी योजना। तो महिला सारथी योजना
में चयनित ग्रामों की संख्या कितनी है? तो महिला सारथी योजना जो है उसमें चयनित ग्रामों की संख्या है चयनित जनपदों की संख्या है 4। तो ये 4 जनपद हैं। इनमें 4 जनपदों में महिलाओं को सब्सिडी पर वाहन क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो महिलाओं को क्या दिया जाएगा? वाहन दिया जाएगा ताकि उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें कमजोर वर्ग की महिलाओं या बालिकाओं को स्वराज्य के लिए, स्वरोजगार के लिए 50% अनुदान पर बाइक, स्कूटी, ऑटो या कार खरीदने का मौका दिया जाएगा। इसमें 50% तो अनुदान हो जाएगा, यानी सब्सिडी हो जाएगी, यानी छूट हो जाएगी, और शेष 50% भी आपका क्या मिल जाएगा? वो आपका लोन मिल जाएगा। और ये 4 जिलों की 200 महिलाओं को ये प्रारंभिक चरण में दिया जाएगा। और ये 4 जिले आपका कौन कौन से होंगे? ये 4 जिले होंगे देहरादून, फिर आपका हरिद्वार, यानी मैदानी जिले हैं हरिद्वार, और फिर आपका आ गया ऊधम सिंह नगर, और आपका फिर हो गया नैनीताल। तो आप जान सकते हैं कि धुन, DHUN, धुन में ये आपका लागू किया जाएगा। देहरादून, हरिद्वार और आपका ऊधम सिंह नगर और नैनीताल, 4 मैदानी जिलों में इसे योजना को लागू किया जाएगा। 4 जिलों की 200 महिलाओं को ये प्रोग्राम में आच्छादित किया जाएगा। नेक्स्ट है बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं घास के मैदानों को, और ये बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को, 2 सितंबर को। इसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल क्षेत्रफल की दृष्टि से है वेदनी बुग्याल या बेदनी बुग्याल, जो भी कहा जाए। और इसी तरह से एक प्रश्न और बनता है, बुग्यालों की भूमि को आप क्या कहते हैं? तो उत्तरकाशी को, यानी किस जिले को या किस शहर को आप बुग्यालों की भूमि कहते हैं? तो उत्तरकाशी को आप कहते हैं बुग्यालों की भूमि। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन भंवर एक प्रेम कथा के लेखक हैं? तो ये है अनिल रतूड़ी। ये जो हमारे मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी के पति हैं, और उत्तराखंड के ये पूर्व पे पुलिस महानिदेशक हैं। इनकी पहले ये किताब विमोचित हुई थी, भंवर एक प्रेम कथा। हाल ही में इनकी एक किताब और विमोचित हुई है जिसका नाम है खाकी में स्थित प्रज्ञ। तो ये भी आपका विमोचित हुई है। फिलहाल आपका इस प्रश्न का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी नैनीताल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? तो नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए जी नरेंद्र। ये श्री नरेंद्र नहीं है, जी नरेंद्र। तो जी नरेंद्र अगले ये 10 अक्टूबर को ये कार्यभार संभाल लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और वर्तमान जो ऋतु बहारी हैं वो आपका इस पद रिक्त होगा उनके जाने से, और जी नरेंद्र इस पद पर सुशोभित होंगे। अगला है निशु पुनेठा, जो हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में थी, वो कौन है? तो वो एपण डिजाइनर हैं। और ये चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि इनके द्वारा एक पोशाक बनाई गई है अयोध्या में, जो रामलला विराजमान है मंदिर में, उनकी पोशाक जो है ऐपण विधि से, इन्होंने ऐपण विधा से बनाई है, इसीलिए ये निशु पुनेठा ऐपण डिजाइनर हैं, चर्चा में हैं। इसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहले ही बता दिया, खाकी में स्थित प्रज्ञ राधा रतूड़ी जी की नहीं है, बल्कि अनिल रतूड़ी जो उनके पति हैं उनकी। और हाल में ही इस किताब का विमोचन किया गया था। पिछले बरस आप जानते हैं भंवर एक प्रेम कथा का विमोचन किया गया था। इस वर्ष खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया। इसके अलावा बर्ड्स इन एंड अराउंड मसूरी, ये हाल ही में ये भी चर्चा में किताब थी। ये पक्षियों के बारे में किताब है, संजय कुमार जी द्वारा लिखी गई है। नंदा के राग जागर बसंती बिष्ट द्वारा लिखी गई किताब है, और मसूरी मेडले गणेश शैली की किताब है। इसके बाद लिख रखा है अगला प्रश्न, प्रोफेसर नंद कुमार साहू जो हाल ही में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2% वैज्ञानिकों की ग्लोबल सूची में चुने गए हैं, वो कौन हैं? तो वे हैं एक रसायन विज्ञानी, यानी नैनो टेक्नोलॉजी में भी उनका काम है, और वो हैं एक रासायनिक
वैज्ञानिक कुमाऊं विश्वविद्यालय के। वर्तमान में कुल कितनी महिलाएं मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रही हैं? तो पूरे भारत में 31 राज्य हैं जिनमें की मुख्य सचिव का पद होता है, उनमें से 7 पर जो महिलाएं हैं वो आपका 7 महिलाएं मुख्य सचिव के तौर पर काम कर रही हैं। उत्तराखंड में भी राधा रतूड़ी जी मुख्य सचिव के तौर पर कार्यरत हैं और वो आपका अब अगले वर्ष मार्च तक कार्य करती रहेंगी। उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। अगला प्रश्न है 32वां। उत्तराखंड राज्य में प्रवासी उत्तराखंड दिवस समारोह किस तिथि को प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है आपका 7 नवंबर को। 7 नवंबर को प्रवासी उत्तराखंड दिवस मनाया जाएगा, 7 नवंबर को। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रवासी उत्तराखंड की वेबसाइट का भी विमोचन किया गया था और ये आपका घोषणा की गई थी कि 7 नवंबर को देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, धन्यवाद प्रकृति अभियान, थैंक यू नेचर, ये अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये अभियान चला जा रहा है झाला गांव उत्तरकाशी में। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने 114वें संस्करण में, मन की बात के 114वें संस्करण में इसका उल्लेख किया गया था, इसकी चर्चा की गई थी, इसकी प्रशंसा की गई थी, इसीलिए ये झाला गांव उत्तरकाशी का चर्चा में आ गया था। और यहाँ पर एक अभियान युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है जिसे कहते हैं धन्यवाद प्रकृति अभियान। इसके बाद उत्तराखंड में गणभोज कार्यक्रम के प्रणेता माने जाते हैं, ये माने जाते हैं द्वारिका प्रसाद सेमवाल। गणभोज अभियान के ये प्रणेता हैं। इसमें इस वर्ष मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आयोजन के में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है और आपका जो है उत्तराखंड राज्य में 7 अक्टूबर 2024 को गणभोज कार्यक्रम या गणभोज दिवस मनाया जाता है। गणभोज दिवस निरोगी काया और स्वस्थ समाज की कल्पना को साकार करने और उत्तराखंड के परंपरागत फसलों के संरक्षण और भोजन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है और इस कार्यक्रम के जो प्रणेता हैं वो हैं द्वारिका प्रसाद सेमवाल को माना जाता है। अगला लास्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ये है आपका पीरियोडिक, पी है ये पी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? एनएसओ। ये क्या होता है अभी आपने सुना होगा और हमारे पीछे के वीडियो अगर आपने देखा होंगे तो उसमें ये मिलता है PLFS। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे उत्तराखंड में कराया गया है और उत्तराखंड में ये बताया गया है कि उत्तराखंड में रोजगार दर बढ़ी है और बेरोजगारी घटी है। तो ये PLFS की रिपोर्ट में बताया गया। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी दर 4.3% रह गई है, पहले पिछले वर्ष 4.5% थी इसी समय अवधि में, और इसी तरह से 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में 14.2% थी पिछली बार और इस वर्ष सिर्फ रह गई है 9.8। तो इस तरह से ये बेरोजगारी दर घटी है, रोजगार बढ़ा है, ये रिपोर्ट कहती है। और ये रिपोर्ट आपका पब्लिश की है या प्रकाशित करी है NSO द्वारा, ये सर्वेक्षण किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा। तो ये आज का हमारा वीडियो हुआ समाप्त। उम्मीद है आपको कुछ प्रश्न इसमें अच्छे लगे होंगे। अगर आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर के वीडियो इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।